पीएचडी न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। ना उम्र की सीमा न जाति का बंधन, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नबीन। पीएम मोदी बोले, पार्टी के मामलों में नितिन नबीन मेरे भी बॉस हैं। बिना चुनाव के नतीजे डिक्लेयर करना बीजेपी की पुरानी आदत। नितिन नबीन के बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बिना चुनाव बनने पर मनोज झा और पवन खेड़ा ने साधा निशान। सीएम भगवंत मान की बड़ी सौगात, पंजाब के अजनाला में डिग्री कॉलेज का शिलान्यास। सीमा से सटे 50 गांव के युवाओं को मिलेगा इससे फायदा। पंजाब के सीएम भगवंत मान की क़यादत में पंजाब पुलिस का 72 घंटे का ऑपरेशन प्रहार शुरू। डीजीपी बोले, गैंगस्टर नहीं बचेंगे। 2000 से ज्यादा पुलिस टीमें जुटी। और देश को ओलंपिक मेडल दिलाने वाली साइना नेहवाल ने बैडमिंटन को कहा अलविदा। बोली, शरीर अब एथलीट खेल की मांगों के मुताबिक साथ नहीं दे रहा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को पार्टी का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है। 45 साल के नबीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वे बिहार के पहले नेता हैं जो इस पद पर पहुंचे हैं। 5 बार विधायक रह चुके नबीन की छवि एक ग्राउंड वर्कर की है और पार्टी संगठन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। बीजेपी का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब करीब 2 महीने बाद बंगाल और असम के चुनाव होने हैं। उसके बाद केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की भी बारी आएगी। बंगाल में बीजेपी के लिए जीत हासिल करना नितिन नबीन की सबसे बड़ी चुनौती होगी। करीब 2 से 3 महीने बाद होने जा रहे इस चुनाव में पार्टी को ममता बनर्जी की टीएमसी से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है, तो वहीं असम में बीजेपी को लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कराना नितिन नबीन के लिए दूसरी बड़ी चुनौती रहेगी। अगले कुछ ही महीने बाद होने वाले चुनाव में पार्टी को कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों से मुकाबला करना पड़ेगा। मैं आज इस अवसर पर पार्टी के अपने पूर्व के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्मरण भी करता हूं और हमारे कई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो यहां पर बैठे हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं। मैं देखा हूं 2006 में मैं पहली बार जब विधायक बना, उस कालखंड से लेकर किस प्रकार माननीय हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने पार्टी के कामों को हमेशा हर कार्यकर्ता से जुड़ने का प्रयास किया। मैंने जब नितिन गडकरी जी को देखा तो मैंने देखा कि किस प्रकार से संगठन के हर मोर्चा और सेल को उन्होंने गढ़ने का काम किया। और मैंने जब गृह मंत्री जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखा तो बूथ तक के कार्यकर्ताओं की चिंता करते हुए मैंने उनको देखा। मैंने उनको इस रूप में देखा कि किस प्रकार से आज पार्टी का जिस स्थान पे हम लोग आज खड़े हैं, कार्यालय कार्यकर्ता के लिए मैं कह सकता हूं तीर्थ स्थान होता है, और जहां से कार्यकर्ता अपनी ताकत पाता है, उस कार्यालय को भी आपने किस प्रकार से पूरे देश में एक निर्माण करने की योजना बनाई। और आज हर बूथ का कार्यकर्ता अपने आप को उस तीर्थ पर जाकर अपने आप को धन्य महसूस करता है। मैं आज अपने पूर्व के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को इस अवसर पे बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी और कहा कि पार्टी से संबंधित मामलों में ये युवा नेता उनका भी बॉस होगा। यहां पार्टी मुख्यालय में एक सभा से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने 45 साल ननितिन नबीन को मिलेनियन जनरेशन से बताया, जो उस पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं जिसने भारत में बहुत सारे बदलाव देखे हैं। उन्होंने कहा, अब माननीय नितिन नबीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं और उनकी जिम्मेदारी सिर्फ बीजेपी को संभालना नहीं बल्कि एनडीए के सभी साथियों के बीच तालमेल का दायित्व भी उन्हें संभालना है। जब विकसित भारत का निर्माण होना है और होना तय है, इस महत्वपूर्ण कालखंड की शुरुआत में हमारे माननीय नितिन नबीन जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मैं आजकल के युवाओं की भाषा में कहूं तो नितिन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है। वो उस जनरेशन से हैं
जिसने भारत में बड़े आर्थिक, सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन होते देखे हैं, वो उस जनरेशन से हैं जिसने बचपन में रेडियो से सूचनाएं पाई और आज एआई के भी एक्टिव यूजर है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। माननीय नितिन नवीन जी। तो नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष चुने जाने पर आरजेडी से सांसद मनोज झा ने अपना रद्देअमल जाहिर करते हुए कहा, इसे चुनाव मत कहिए, चुनाव के लिए मुकाबला होना चाहिए। हम इसे चुनाव तभी कहेंगे जब दो विकल्प या दो उम्मीदवार होंगे। क्या कुछ कहा मनोज झा ने, सुनिए आप भी। अब देखिए, इलेक्ट तो मत कहिए ना, इलेक्शन के लिए कंपटीशन बेहद आवश्यक है। दो से ज्यादा चॉइस होती तो इलेक्शन कहते हैं। बहरहाल फिर भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वहीं दिल्ली के मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने नवनिर्वाचित बीजेपी प्रमुख नितिन नवीन का 2047 तक विकसित भारत बनाने में अहम योगदान होगा। उन्होंने ये बात कही। जी, मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं नितिन नवीन जी को। एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत के साथ भारत के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है, देश के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और देशभक्ति का एक जज्बा जो भरा है, हमें यकीन है कि देश को आगे बढ़ाने में और 2047 विकसित भारत का जब सपना और कल्पना प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, उस संकल्प को पूरा करने में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बड़ा योगदान साबित होगा। जी, अभी पहुंच रहे हैं बंगला साहिब में मत्था टेकने के लिए। शुक्राना करना चाहते हैं गुरु साहब के चरणों में। बड़ी खुशी की बात है कि कोई नेक काम करने से पहले गुरुद्वारे में आके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मत्था टेक के अपना दिन शुरू करना चाहते हैं। ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। जी, मैं बहुत बहुत बधाई। और दिल्ली के शालीमार बाग में बीते 10 जनवरी को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता रचना यादव को सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। शालीमार बाग हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी आज पहुंची और बीजेपी के ट्रिपल इंजन सरकार पर जमकर निशाना साधा। पहले यहीं पर जिस गली के सामने हम खड़े हैं, दिन दहाड़े मर्डर होता है। 2 घंटे तक बगल में पुलिस स्टेशन है, कोई बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेने नहीं आता है। ये कौन महिला थी? ये वो महिला थी जो यहाँ पे आरडब्ल्यूए की प्रधान थी। ये वो महिला थी जो 3 साल पहले अपने पति के हुए मर्डर में मेन गवाह थी, जो गैंगस्टर्स के खिलाफ खड़े होके पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने गवाही दे रही थी। और आज दिल्ली की कानून व्यवस्था का ये हाल हो गया है कि वही लोग जो गवाह उनके खिलाफ गवाही देने वाला था, दिन दहाड़े उसका मर्डर कर देते हैं। क्या हाल कर दिया है भारतीय जनता पार्टी और उनकी इस ट्रिपल इंजन की सरकार ने दिल्ली का। रोज दिल्ली में मर्डर हो रहे हैं। 2 दिन पहले कल्याणपुरी में मर्डर हुआ, फिर यहां पे कल शालीमार बाग में मर्डर हो गया है, लाल किले पे बम ब्लास्ट हुआ, कुछ दिन पहले पीतमपुरा में शूट आउट हुआ। दिल्ली देश की राजधानी है, पूरी दुनिया दिल्ली को देख रही है। कांग्रेस पार्टी के मीडिया इंचार्ज और लीडर पवन खेड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार से सख्त सवाल किए। उन्होंने कहा, जो अत्याचार उत्तर प्रदेश में पिछले 48 घंटे से देखा जा रहा है, क्या वो कोई मठ वाला बाबा कर सकता है? तो वहीं नितिन नवीन के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने पर उन्होंने कहा, एक तरफ आज बीजेपी का नया अध्यक्ष बिना चुनाव के चुना जा रहा है और दूसरी तरफ संतों के आंसू गिर रहे हैं, उन्हें श्राप लगेगा। जो अत्याचार उत्तर प्रदेश में आप पिछले 48 घंटे से देख रहे हैं, क्या ये कोई मठ वाला बाबा कर सकता है? संत मठ वाले होते हैं, संत लठ वाले नहीं होते। ये लठ वाले आकर हमारे हिंदू धर्म पे कब्जा करके बैठे हैं, इन्हें माफ नहीं किया जाएगा। आज
इनका एक नया अध्यक्ष बिना चुनाव के चुना जा रहा है, बिना किसी ज्ञानेश कुमार के, बिना किसी वोटर लिस्ट के, बिना किसी भी प्रक्रिया के चुना जा रहा है। और आज संतों के आंसू गिर रहे हैं, श्राप लग रहा है आज। पूर्व आईएओ अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र बत्रा ने खेल मंत्रालय को एक लेटर लिखा। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की स्वच्छता समस्याओं पर उन्होंने चिंता जाहिर की। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी कमियां 2036 में ओलंपिक को भी नुकसान पहुंचा सकती है। बत्रा ने कहा, आईओसी को भारत की मेजबानी क्षमता पर सवाल उठाने का मौका ना दे। साफ सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और एथलीट सुविधाओं में चूक शर्मनाक बात है। और अब खबरें पंजाब से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्र पंजाब के अजनाला में आज 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सरकारी डिग्री कॉलेज का शिलान्यास करते हुए पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी ने दशकों तक आपसी मिलीभगत से पंजाब की अंधाधुंध लूट की, राज्य की संस्थाओं को खोखला किया और युवाओं को रोजगार की तलाश में विदेश जाने के लिए मजबूर किया। राजनीति दे विच माड़े बंदे ज्यादा इस करके नहीं हैगे कि राजनीति माड़े बंदियां दा काम है। राजनीति च माड़े बंदे, बेईमान बंदे ज्यादा इस करके ने क्योंकि ईमानदार बंदे राजनीति च आउण दी कोशिश नहीं करते। छड्ड परे यार, आपां ने की लैणा है, ये तां यार होर ही तरह दा। क्यों नहीं बई, चंगे बंदे आउणगे, चंगे बंदे आउणगे तां चंगा हो जाऊगा, ओही काम चंगा हो जाऊगा। कुलदीप धालीवाल, मैनू पता है अमरीका दे विच इन्हां दा पासपोर्ट बन गया। अमरीका दा पासपोर्ट बन जे आपां नूं होर की चाहीदा हुंदा। पर जदों इन्हां नूं मैं कहा भी आपां देश छड्डिआ है, आ जाओ उत्थे चलीए, कहंदे यार हुण तां पासपोर्ट बन गया। मैं कहा जी पासपोर्ट वापस भी हो सकता है। अमरीका दा पासपोर्ट वापस किया, साल तो सवा साल लगता दोबारा भारत दा राजनीति बन। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा आज देर शाम गुरुद्वारा श्री नाभा कमल राज साहिब में पहुंचकर नतमस्तक हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए हरपाल चीमा ने कहा कि काफी लंबे समय पंजाब के अंदर 328 पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप लापता थे और सारी संगत में बेचैनी पाई जा रही थी। और संगत का कहना था कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 328 पावन स्वरूप ढूंढने चाहिए और उन्हें महफूज हाथों में रखने की बात की जा रही थी, जिसको लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान और सरकार के द्वारा पवित्र स्वरूपों को लेकर जांच चली। और जांच के दौरान किसी ने यहां पर रसोखाना गुरुद्वारा श्री नाभा कमल राजा साहिब के स्थान पर यह जांच पहुंची। पंजाब के सीएम को 169 स्वरूपों के बारे में बताया गया था और इसकी जांच पूरी हो चुकी है और किसी तरह का भी गलत कुछ नहीं मिला और पूरा रिकॉर्ड यहां पर दुरुस्त पाया गया है। और प्रबंधक कमेटी के खिलाफ ना कोई पहला मामला दर्ज था और ना अब दर्ज किया जाएगा। पूरा रिकॉर्ड दुरुस्त पाया गया है। सरदार भगवंत सिंह मान सरकार द्वारा, साडी आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा एक जी जांच आ चल रही सी और जांच के दौरान जो वो जांच चलती हुई किसी ने इत्थे रसोखाना जिहड़ा कि धन धन हजूर श्री नाभ कमल राजा साहब जी के स्थान पर वो पहुंची तो उन्होंने जिहड़ा हैगा 169 स्वरूपों बारे दस्या गया। पर लेकिन वो जांच जिहड़ी आ पूरी तरह हो चुकी है। कोई भी किसी किस्म का जिहड़ा नहीं गलत मिलिया और श्री नाभ कमल साहब जी का सारा दुरुस्त पाया गया और किसी भी किस्म की मुकदमा या कोई होर जिहड़ा वो प्रबंध। पंजाब की बंगा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बंगा में वाक़े धार्मिक स्थल की पुलिस तलाशी और सीएम भगवंत मान की टिप्पणियों के विरोध में पंजाब राज्य वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सुखी, जो पहले श्रोमणी अकाली दल के विधायक थे, बाद में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे, उन्हें कैबिनेट रैंक दिया गया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सिट ने रिपोर्ट दी है वो किसी को भी पता है या नहीं पता, मेरे को नहीं पता। अगर उन्होंने कोई गलत रिपोर्ट दी है तो सरकार ये चाहती है, क्योंकि मैं कल होके आया हूँ, सिसोदिया साहब से मिला हूँ और दूसरी लीडरशिप से भी मिला हूँ, सीएम साहब से मेरी बात हुई है। वो चाहते हैं अगर उन्होंने कोई रिपोर्ट गलत दे दी, एफआईआर तो हुई नहीं कोई, तो हम दूसरी किसी एजेंसी से करा सकते हैं। नो कोई नहीं एफआईआर हुई है 17 तारीख को दिसंबर में। ये तो इस 15 तारीख को हुआ ना, सारा कुछ 14-15 तारीख को हुआ ना, उसके साथ कोई संबंध नहीं है इसका।
तो सिट ने जब उन्होंने कोई फॉल्ट निकाला या नहीं निकाला, जहां के जो प्रबंधक है उनको लगा कि संगत को लगा कि उस सिट ने कुछ गलत किया है, तो हमारी तरफ से ये है कि अगर गलत हुआ होगा तो उसको सही करेंगे, है ना। तो यही हमारी लीडरशिप जी, उन्होंने भी यही लोगों को बताने के लिए मेरे को भी यही विश्वास दिलाया कि जो अगर कुछ ऐसा हुआ होगा तो सब ठीक हो जाएगा। बेसिकली आम आदमी पार्टी चाहती है, सीएम सब चाहते हैं कि लोगों में जो आपसी भाईचारा है बना रहना चाहिए, शांति जो है वो बनी रहनी चाहिए। ये किसी की किसी प्रति। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने ऐलान किया है कि पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना जो 10 लाख रुपए तक का कैशलेस मेडिकल इलाज देती है, 22 तारीख को ऑफिशियली लॉन्च कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह स्कीम मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के द्वारा हर नागरिक को बिना किसी वित्तीय बोझ के अच्छी हेल्थ सर्विस देने के वादे को पूरा करती है। ये मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना 22 तारीख को शुरू हो रही है और इसमें पूरी हमने तैयारी कर ली है। लेकिन जब कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है तो कुछ लोग होते हैं जो उसका नजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो 2 रिपोर्ट आई थी हमारे पास, एक मानसा जिले से और दूसरी मुक्तसर जिले से, जहां पे लोगों ने 50 रुपए लेके कार्ड बनाने शुरू कर दिए थे, जो कि वायलेशन है। क्योंकि जो ये स्कीम है, दिस इज टोटली फंडेड बाई पंजाब गवर्नमेंट। सारा खर्चा पंजाब गवर्नमेंट ने देना है और कार्ड बनने से लेके कैशलेस ट्रीटमेंट है। किसी भी स्टेज पे ना कोई कार्ड बनाने वाला ना कोई इलाज करने वाला कोई पैसा नहीं ले सकता। एक तो उन्होंने जब ये स्कीम शुरू नहीं हुई है पहले कार्ड बनाने शुरू कर दिए और दूसरा उन्होंने पैसे लेने शुरू कर दिए। सो 2 वायलेशन उसमें आई हैं। तो दोनों के जो उनको हमने जो है सस्पेंड भी कर दिया है स्कीम से। अब वो कार्ड नहीं बना पाएंगे, उसकी जगह पे हम दूसरा आदमी जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर है VLE लगाएंगे। और लोगों ने पैनिक नहीं करना, क्योंकि गांव में जो इसमें 10-15 दिन लगेंगे गांव कंप्लीट होने में, फिर वो दूसरे गांव में जाएंगे, कार्ड सबके बनेंगे। इसके साथ किसी को इलाज चाहिए, कोई इमरजेंसी है तो अपना कार्ड पहले जाकर रिक्वेस्ट करके बना सकता है। तो अब पंजाब में गैंगस्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार शुरू हो गया है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि आज सुबह से ऑपरेशन शुरू किया गया है। पुलिस की 2000 से ज्यादा टीमें, करीब 12,000 अफसर और कर्मचारी इस अभियान में जुटे हुए हैं। 72 घंटे तक ऑपरेशन चलेगा और गैंगस्टर्स पकड़े जाएंगे। जो विदेश में बैठे हैं उन्हें भी दर दबोचा जाएगा। सीएम साहब के दिशा निर्देशों के बाद हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है। आज से गैंगस्टर्स पे वॉर ऑन गैंगस्टर्स हैज बीन लॉन्च्ड। 72 घंटे का एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ है। इसके पहले चरण में जो 12,000 पुलिस ऑफिसर्स तकरीबन 2,000 लोकेशंस पे रेड कर रहे हैं। हमने जो 60 मेन जो गैंगस्टर्स के सरगने बाहर बैठे हैं वो ये ना समझे कि वो महफूज हैं। उनके जितने यहाँ पे साथी हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको चिन्हित करके उन पे रेड्स किए जा रहे हैं। उन पर लीगल कार्रवाई करी जाएगी। एक हम मल्टी प्रोंग्ड अटैक करेंगे गैंगस्टर्स पे, जो सीएम साहब खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, जिसमें हम बाहर बैठे गैंगस्टर्स को वापस ले आने के लिए हमने एक IG रैंक के ऑफिसर आशीष चौधरी जी के अंडर एक सेल बनाया है, जिसमें हमारे सभी ऑपरेशनल विंग्स के ऑफिसर्स होंगे। सेंट्रल एजेंसी से तालमेल किया जाएगा। हमारे 60 में से 23 गैंगस्टर्स के जो रेड कॉर्नर नोटिस इशू हो चुके हैं या इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग इशूड है। बाकी 37 के हम सारा डॉक्यूमेंटेशन पूरा करके 3 महीने में हम इनके रेड नोटिस इशू कराएंगे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह और उनके बेटे कांग्रेस नेता विजय प्रताप सिंह के घर पर ईडी के रेड पर कहा, सत्ताधारी पार्टी अपने एजेंडे के लिए केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। एक ईडी ने जो कार्रवाई की, उस दिन भी हमने उसकी निंदा करी थी और वो कई कारण है क्यों हमने निंदा की। बैकग्राउंड है, केवल राजनीतिक बात नहीं है। पहली बात तो ये परिवार एक ऐसा परिवार है जिसकी ईमानदारी पर कोई उंगली तक नहीं उठा सकता। फरीदाबाद के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में इस परिवार का एक चरित्र रहा है और इनकी ईमानदारी पर, इनके व्यवहार पर आज पूरा फरीदाबाद 36 बिरादरी एक छोटा सा कहीं तिनका भी भर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में ऐसा एक रिकॉर्ड होना, ये एक बहुत बड़ी। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के मनरेगा पर दिए गए बयान पर पलटवार किया। तिवारी ने कहा, ज्ञानता और अहंकार शख्स को नीचे ले जाता। अगर मनरेगा इतनी खराब थी तो केंद्र ने 90,000 करोड़ का बजट क्यों बढ़ाया?
कोविड में तो यही योजना थी जिसने लाखों लोगों को रोजगार दिया। उन्होंने मनरेगा को खत्म करने के केंद्र के कदम को गरीबों पर कुठाराघात करार दिया। मनरेगा शायद इस देश में एक ऐसा सोशल सेफ्टी नेट था जो करोड़ों जो वंचित लोग हैं, जो बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनको रोजगार देके एक डिग्निटी ऑफ लेबर देता था। और अगर मनरेगा इतनी ही खराब थी तो प्रधानमंत्री जी कहा करते थे जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, ये गड्ढे खोदने की स्कीम है। तो 2014 से लेकर 2025 तक आप देखिए, अगर ये स्कीम इतनी ही खराब थी तो हर साल केंद्र सरकार ने उसमें बजट क्यों बढ़ाते रहे। 41,000 करोड़ रुपया बजट था मनरेगा का 2013 में, अगर मेरे को ठीक तरह से याद आ रहा है, और पिछले वर्ष शायद 85,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने बजट से दिया। और यही जब कोविड-19 था तो वो 90,000 करोड़ पे पहुंच गया था। तो स्कीम अगर इतनी खराब थी तो आप 90,000 करोड़ रुपया केंद्र के बजट से। हरियाणा के अंबाला में कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल को भेजा गया। ईमेल मिलने के बाद पुलिस ने स्कूल से कांटेक्ट किया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच की गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस ने बताया कि अंबाला शहर और अंबाला कैंट दोनों के दल इस अभियान में जुटे रहे। फिलहाल सही तादाद की पुष्टि नहीं की जा सकती और आगे की जानकारी जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगी। इससे पहले शुक्रवार को भी अंबाला दफ्तर और कुरुक्षेत्र जिले के मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल भेजे गए थे, जिसके बाद अधिकारियों ने गहन तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन तलाशी में अब तक कुछ भी नहीं मिल पाया। देखिए, जैसा आपने बताया कि आज सुबह मॉर्निंग में एक जीमेल आईडी से मल्टीपल जो अंबाला कैंट में, अंबाला सिटी में जो स्कूल है, उनको एक बम धमाके की जो सूचना है 2:11 पे को लेके आई है। जो सूचना मिलते ही हमने सभी स्कूलों के प्रिंसिपल के साथ संपर्क किया और हमारी सभी टीम में सभी स्कूलों में जो एसएचओ जिन एरिया में लगते हैं तो वो सब स्कूलों में पहुंचे और साथ ही हमने अपनी बाउंस का जो टीम हमारी उसको हमने एक्टिव किया और हम सारे स्कूलों में बारीकी से पूरा निरीक्षण उनका कर। कहते हैं जज्बे के आगे बड़ी से बड़ी मुश्किल बौनी साबित हो जाती है। पंजाब और हरियाणा में कई दशकों तक खेती करने के बाद अररिया जिले के तहत रानीगंज ब्लॉक के बेरबन्ना पंचायत के रहने वाले कलावती गांव के किसान गोलटू ऋषिदेव ने एक ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है। भरण पोषण के लिए कभी गोलटू दिल्ली, पंजाब तो कभी हरियाणा जाते थे, लेकिन अब स्ट्रॉबेरी की खेती करके वो दूसरे किसानों के लिए भी आइकन बन गए हैं। उनके खेत में लहलहाती फसल को देखने दूर दराज से दूसरे किसान भी पहुंच रहे हैं। काम कर रहे हैं उनको हम लोग आत्मा की तरफ से ट्रेनिंग देते हैं, एक्सपोजर विजिट भी करवाते हैं। उसके उपरांत हम लोग मेला लगता है तो उनको स्टॉल देके किसानों के बीच में प्रदर्शनी करवाते हैं ताकि अधिक से अधिक किसान जागरूक हो और उनको अपनाएं। इस योजना को हम लोग विभाग को बताएंगे और विभाग से संभवतः अगले वित्तीय वर्ष से स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए अररिया जिला में भी योजना आएगी। इसलिए हम सोचे कि अपने गांव में किए हैं खेती। बेड के ही ऊपर पानी रह जाना चाहिए, बेड से नीचे नहीं उतरना चाहिए। इसमें जो आप स्ट्रॉबेरी का जो खेती कर रहे हैं तो इसमें सरकार के द्वारा कोई अनुदान राशि वगैरह मिला है? नहीं सर, कुछ नहीं मिला है। तो ये कितने ओलंपिक पदक विजेता भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने बैडमिंटन से संन्यास लेने की तस्दीक करते हुए कहा कि उनका जिस्म अब एथलीट खेल की मांगों के मुताबिक उनका साथ नहीं दे रहा। लंदन ओलंपिक 2012 की कांस्य पदक विजेता साइना ने आखिरी टूर्नामेंट 2023 सिंगापुर ओपन में खेला था। उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा, मैंने 2 साल पहले ही खेलना छोड़ दिया था। मुझे लगा कि मैंने अपनी शर्तों पर खेलना शुरू किया और अपनी शर्तों पर ही विदा लूंगी तो घोषणा करने की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने कहा, अगर आप और खेलने में सक्षम नहीं है तो कोई बात नहीं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए मुंसिफ टीवी की अगली पेशकश बड़ी खबर।